हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित जेटी। वेलकम टू लर्न एंड प्रेप के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द राजस्थान सीईटी एग्जाम्स। ओके, सीईटी एग्जाम्स क्या होता है, इसके लिए एज क्या होनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है जिनका एग्जाम हम दे सकते हैं इसको क्वालिफाइंग करने के बाद। ठीक है, सीईटी की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या नाम है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलिए आइए देखते हैं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें हम, किसकी बच्चों? सीईटी दो लेवल में होता है। ठीक है, सीईटी हमारे पास दो लेवल में है। कौन कौन सा लेवल है सर? एक है बच्चों 12th लेवल और एक है अपना ग्रेजुएशन लेवल। इट मीन्स एक 12th लेवल पर एग्जाम होगा और एक ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम होगा। इसका मतलब है कि आपको सीईटी 12th देना है तो आपको 12th क्लास क्लियर करनी होगी। ठीक है, और ग्रेजुएशन में आपको एक ग्रेजुएशन क्लियर करनी होगी। इट मीन्स कोई सी भी आपके पास एक डिग्री हो, बीटेक हो, बीएड हो, इस तरह की बीएससी की डिग्री हो, तो आप सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आइए कौन कौन सी सेवाएं सीईटी में शामिल होगी। अब हम इसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट न कर सीईटी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। ठीक है, कौन कौन सी सेवाएं, इट मीन्स कौन से इसमें वैकेंसी होगी जो सीईटी के द्वारा फिल की जाएगी। क्लियर है? चलिए, पहली वैकेंसी है बच्चों प्लाटून कमांडर की। प्लाटून कमांडर की सेकंड वैकेंसी है। ये इनके क्या है, जिस तरह हम बोल सकते हैं कि जैसे हम प्लाटून कमांडर का देखें तो होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, इस विभाग के अंदर ये वैकेंसी आती है। क्लियर? यहाँ पर ये विभाग के नाम दे रखे हैं। जैसे हम जानते हैं ना कि वन विभाग होता है, श्रम विभाग होता है मजदूरों के लिए, उस तरह ये विभाग है। इनकी ये वैकेंसीज है जो सीईटी के द्वारा फिल की जाएगी। ठीक है, अगर अब राजस्थान में ये एग्जाम होता है तो इसके लिए सीईटी देना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, अगर आपको प्लाटून कमांडर बनना है तो आपको पहले सीईटी क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सीईटी अभी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो प्लाटून कमांडर में वैकेंसी आई हुई है। जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, इसको टीआरए बोलते हैं, और इसको जूनियर अकाउंटेंट बोलते हैं भाई, है ना। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता वाली, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। ऑलमोस्ट पटवारी को अगर हम छोड़ दें, पटवारी को अगर हम छोड़ दें तो सारी वैकेंसी अप्रोक्सीमेट लेवल 10 लेवल की है, ग्रेड पे लेवल 10 है। यानी एक बहुत अच्छी सैलरी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है राजस्थान में, आप जानते हैं। अगर मैं राजस्थान की ही बात करूँ तो 2 साल का क्या होता है भाई? प्रोबेशन पीरियड होता है। इट मीन्स 2 साल तक आपको एक तरह से ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाएगा। 2 साल के बाद जब आप परमानेंट हो जाओगे, उसके बाद की सैलरी अप्रोक्सीमेट आपके हाथ में आएगी बच्चों, कितनी? 51,000 पर मंथ। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज है ये। ठीक है, अधिकारी लेवल की पोस्ट है सारी। प्लाटून कमांडर, जिलेदार, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक। पटवारी भी एक बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है राजस्थान में, है ना। ओहदा बहुत बड़ा होता है, भले सैलरी कम हो। पटवारी की अगर बात करूँ तो शायद 2800 ग्रेड पे की है, ये लेवल 8 की है। ठीक है, लेवल 8 की वैकेंसी है, ग्रेड पे लेवल 8 की वैकेंसी है। क्लियर है? तो ये जो वैकेंसी है, ये सारी वैकेंसी ये हमें किसके द्वारा फिल करने को मिलेगी बच्चों? सीईटी के द्वारा। अगर आपने सीईटी एग्जाम दिया है तभी आप इन वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप बोलोगे सर अगर मैंने सीईटी दिया और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए तो क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? मैं बोलूँगा नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने सीईटी दिया है तो ये कैसा एग्ज़ाम है? अब मैं बोलूँगा कि एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसका मतलब क्या है सर? क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। जब तक आप सीईटी क्वालिफाइंग नहीं करते हैं, है ना, जब तक आप सीईटी क्वालिफाइंग नहीं करते तब तक आप इन वैकेंसियों के लिए क्या नहीं हो? योग्य नहीं हो। ठीक है, क्लियर है? अगर आपने सीईटी क्वालिफाइंग किया है तभी आप ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं। अगर आपने सीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो आप ये वैकेंसी फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीईटी परीक्षा की नौकरी की गारंटी नहीं देता है भाई, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्लियर है? अब अगर मैंने सीईटी दिया,
ठीक है, मैंने सीईटी एग्ज़ाम दिया और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। ठीक है, अब मेरे को बनना है भाई जूनियर अकाउंटेंट। तो अब क्या आगे का क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने सीईटी एग्ज़ाम दिया। सीईटी एग्ज़ाम 300 नंबर का होता है। ये अभी हम सब देखेंगे क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या एज होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, वो सब हम देखने वाले हैं। बट एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं कि अगर मैंने सीईटी एग्ज़ाम दिया और 300 में से अप्रोक्सीमेट मेरे 200 नंबर आते हैं, तो ये मेरे बहुत अच्छे नंबर है सीईटी में। तो अब ऑलमोस्ट मैं क्वालिफाइंग तो हो ही जाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मेरे को जूनियर अकाउंटेंट देना है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देना है, या पटवारी का एग्ज़ाम देना है, या प्लाटून कमांडर का एग्ज़ाम देना है, तो अब ये विभाग क्या करेगा भाई, ये विभाग अपनी वैकेंसी अनाउंस करेगा कि हाँ इतनी वैकेंसी आई हुई है, और ये विभाग अपना खुद का एक एग्ज़ाम कराएगा। इट मीन्स कि जो बच्चे छटनी होनी थी वो सीईटी में ही हो जाएगी, है ना। अब जितनी वैकेंसी इन्होंने निकाली, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने 1000 वैकेंसी निकाल दी, जूनियर अकाउंटेंट की कितनी वैकेंसी है भाई जूनियर अकाउंटेंट की 1000 अगर वैकेंसी आती है, तो हमने इसके नोटिफिकेशन में पढ़ा है कि ये कितना 15 गुना लेगा, वैकेंसी का 15 गुना अपियर करेगा बच्चों को कि आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो 15,000 बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे, और ये 15,000 बच्चे कौन से होंगे, जिन्होंने सीईटी को क्वालिफाइंग कर रखा होगा, केवल वो ही ये बच्चे होंगे। समझ गए आप मेरी बात। चलिए, अब 15,000 बच्चे जब ये एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो इन 15,000 बच्चों में से 2,000 बच्चे क्या करेगा, फिर वो डॉक्यूमेंट के लिए बुलाएगा, डॉक्यूमेंट डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और 2,000 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 1,000 बच्चों को जॉब मिलेगी, और 1,000 बच्चे अगर कहीं अलग इनको वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, अगर कुछ बच्चे छोड़कर जाते हैं, कुछ बच्चे अपेयर नहीं हो पाते, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो पीछे वाले बच्चों को वो जॉब दे देते हैं। क्लियर है, क्लियर है सारी बात है। चलिए, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एजेंसी या तो लिखित परीक्षा ले सकती है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे भी ले सकती है। ठीक है, चलिए, सीईटी का रिजल्ट कब तक के लिए मान्य होगा, 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, और आप कितनी भी बार दे सकते हैं, ये क्या है भाई, कितनी भी बार दे सकते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टेस्ट आप कितनी भी बार दे सकते हैं। क्लियर। और ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 2022 में दिया, आपके 200 नंबर आए, 2023 में दिया, आपके 180 नंबर आए, तो जो बेस्ट स्कोर होगा वही मान्य किया जाएगा, याद रखना, जो बेस्ट स्कोर होगा वही मान्य किया जाएगा। चलिए, एज क्या होनी चाहिए भाई, सीईटी अगर मुझे देना है तो मेरी एज क्या होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए बच्चों 18 से 40 वर्ष। ये ग्रेजुएशन लेवल की बात हो रही है, याद रखिएगा, ये ग्रेजुएशन लेवल की बात हो रही है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए भाई, 18, मिनिमम 18। ये क्या है, मिनिमम एज है, कितनी है भाई, 18, और मैक्सिमम एज कितनी है, 40। मैक्सिमम एज कितनी है, 40, 40 वर्ष तक। ठीक है, आयु सीमा में छूट भी दी गई है, जैसे कि एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, एनबीसी, ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष की छूट, यानी इनकी एज कितनी हो गई भाई, 18 से 45 वर्ष। मिनिमम कितनी है भाई, मिनिमम में छूट नहीं होती, मैक्सिमम में छूट होती है, 18 से 45 वर्ष। क्लियर है। सामान्य वर्ग की महिलाएं, उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, इनके लिए भी एज कितनी है, 18 से 45। बट अगर इन कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, इनके लिए कितनी छूट है, 10 वर्ष की छूट है, इनके लिए कितना हो गया भाई, 18 से 50 वर्ष। समझ में आई मेरी बात। अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो आप 50 साल तक एग्जाम दे सकते हो, 10 साल में रिटायरमेंट, क्या बात है। ठीक है, अब परीक्षा की स्कीम, एग्जाम पैटर्न देखते हैं हम, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। ये किसका एग्जाम पैटर्न है, सीईटी का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, इंडिविजुअल जो वैकेंसीज बताई थी उनका एग्जाम पैटर्न नहीं है, सीईटी का एग्जाम पैटर्न है। क्या एग्जाम होगा सर, बताइए। ये आपका सिलेबस है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, किसका इतिहास, यानी राजस्थान और इंडिया की जो हिस्ट्री है वो पूछी जाएगी आपके साथ। राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, कला संस्कृति, कल्चर, राजस्थान का कल्चर, याद रखना, बोलियाँ कि मारवाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली में कौन सी दो बोलियों का मिश्रण है, इस तरह का
कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मंदिर आपको पता है विभीषण जी का, राजस्थान में एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ पर है बताओ, याद हो तो? नहीं, कोटा में विभीषण जी का मंदिर है ना। और छींच माता का मंदिर कहाँ पर है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बगड़ी जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कल्चर में आते हैं। राजस्थान का जो कल्चर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम हाड़ौती में हैं तो हाड़ो जी का कल्चर अलग है, मेवाड़ का कल्चर अलग है, मारवाड़ का कल्चर अलग है, तो इनका कल्चर का मिश्रण हमसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें हमारे पूरे राजस्थान की जानकारी हो भाई, है ना। कि अगर मैं यहाँ पर इसको टी शर्ट बोलता हूँ तो मैं मारवाड़ में क्या बोलूँगा, ये तो मैं अभी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बट अलग अलग नाम होते हैं ना हर चीज़ के। बख्तरी कहाँ पहनी जाती है ना। आभूषण में भी अलग अलग आभूषण होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मंदिर, किले हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, राजस्थान का हिस्ट्री एंड कल्चर की बात कर रहे हैं। साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, ये देखिए ज्योग्राफी और राजस्थान का भूगोल। भारत का भूगोल, अगर मैं आपसे बोलूं कि डोडा बेटा चोटी कहाँ पर है, आपको पता ही नहीं है तो उसकी ऊंचाई क्या पता होगी। केटू गोडविन ऑस्टिन कहाँ पर है, नहीं पता। ठीक है, बोडो जाति कहाँ पाई जाती है, नहीं पता। तो कैसे पता चलेगा है, ये आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी में पता चलेगा। जब मैं बोलूँ बोडो की बात, तो बोडो की बात करूँ तो असम ध्यान में आना चाहिए कि हाँ भाई असम में ये चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, असम मेघालय की तरफ बोडो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, शुंग जनजाति कहाँ पाई जाती है, नागालैंड। ठीक है, सॉरी, अंडमान निकोबार में। क्लियर है। इसी तरह हम राजस्थान के भूगोल की बात करें तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 40 सेंटीमीटर लाइन राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, ठीक है, राजस्थान को दो भागों में कौन सी सेंटीमीटर लाइन पार्ट करती है, तो आपको याद होना चाहिए 50 सेंटीमीटर लाइन राजस्थान को दो पार्ट में डिवाइड करती है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें राजस्थान की मिट्टी, अगर राजस्थान की मिट्टी के बारे में पूछेगा कि भाई लाल भूरी मिट्टी कहाँ मिलती है, ठीक है, और भी बहुत सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। पूरा राजस्थान का भूगोल एक तरह से, है ना। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान पर विशेष बल के साथ, ये देखिएगा, विशेष बल के साथ यानी ऑलमोस्ट राजस्थान की ही पॉलिटी पूछेगा ये। ठीक है, हीरालाल शास्त्री कौन थे भाई, इनके बारे में क्या था। ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे महिलाओं की बात करूँ तो बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं हैं, है ना। एक वो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, रास्तापाल में जो कांड हुआ था, कालीबाई, वो कालीबाई के बारे में पूछ सकता, कालीबाई के बारे में तो बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था, जीएनपी जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्या चल रहा है भाई, प्रति व्यक्ति आय क्या चल रही है राजस्थान की। अर्थव्यवस्था से एक तरह से मतलब हम अगर निकालें तो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक जो सर्वे आता है, आर्थिक समीक्षा जो आती है राजस्थान की, वही राजस्थान की क्या होती है भाई, इकोनॉमिक्स होती है एक तरह से। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस होते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी, चंद्रयान लॉन्च हुआ भी। ठीक है, तो कौन सा रॉकेट से गया, कौन से स्टेशन से गया। ठीक है, किसने छोड़ा है भाई, डीआरडीओ ने छोड़ा है, इसरो ने छोड़ा है, किसने छोड़ा है, वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तार्किक विवेचन, इट मीन्स कि जो रीजनिंग है, सीरीज दे देगा, मेरा भाई का बेटा की बहू मेरे क्या लगी, इस तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सामान्य हिंदी, हिंदी की बात करते हैं तो समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सामान्य अंग्रेजी की बात करें, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ओके, इडियम एंड फ्रेजेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, टेंसेस इसमें आते हैं। कंप्यूटर के ज्ञान की बात करें तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछेगा ये। ठीक है, समसामयिक घटना, इसमें क्या पूछेगा, इंडियन प्लस राजस्थान प्लस वर्ल्ड। क्लियर। ये पूरा तो हमारा क्या हुआ भाई, ये पूरा हमारा सिलेबस है सर। राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गई, आर्ट एंड कल्चर पूरी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, पॉलिटी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई। ठीक है, विशेष बल किस पर है यहाँ पर, आप बोलोगे सर विशेष बल तो राजस्थान पर है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स। क्लियर है। इन सबके मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, 150। कितने सर, 150, और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो नंबर हुए 300। कितने हुए बच्चों, 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 150 आपके पास क्वेश्चंस होंगे, एंड जो टाइम दिया जाएगा आपको वो कितना दिया जाएगा,
3 घंटे का। ठीक है, और पेपर किस लेवल का होगा, आपको पहले ही बताया कि पेपर किस लेवल का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का। इट मीन्स सीनियर सेकेंडरी तक की जो साइंस है वो आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, सभी प्रश्न कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पी होंगे। सभी प्रश्नों के अंक भी समान होंगे। इट मीन्स एक प्रश्न 2 अंक का है तो 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन, इट मीन्स जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके थ्रू जो फिल की जाएगी वैकेंसी उनमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैं आपको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सीईटी में नेगेटिव मार्किंग, सीईटी में नो नेगेटिव मार्किंग। बट अगर मैं पटवारी की बात करूं, पटवारी की बात करता हूं, तो पटवारी में पूरा का पूरा डिट्टो सिलेबस किसका है बच्चों, सीईटी का सिलेबस है। जो पटवारी का एग्जाम होगा, ठीक है, ये तो सीईटी क्वालिफाइंग होंगे बच्चे, वो बच्चे जो पटवारी का एग्जाम देंगे वो पूरा का पूरा सिलेबस किसका होगा, सीईटी का सिलेबस होगा। बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको बता देता हूं मैं, नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। सेम 300 नंबर का 300 नंबर का पेपर सीईटी का था, 300 नंबर का पेपर पटवारी का भी होगा। सेम सिलेबस होगा, ठीक है, सेम एग्जाम पैटर्न भी है, सेम सिलेबस भी है। बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कितनी है, -1/3। यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके एक सही क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं। सीईटी का डिटेल सिलेबस क्या है भाई, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो धार्मिक सामाजिक सुधार हुए आंदोलन के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन, इस तरह के बिजोलिया आंदोलन, बेगू आंदोलन, राजस्थान में बहुत सारे भगत आंदोलन है ना, मोतीलाल तेजावत, ये सब के नाम जो है ये किसमें है, राजस्थान में है। ठीक है, इसी तरह भारत के भी आंदोलन हुए, 1857 की क्रांति, है ना, उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं इसकी देख सकते हैं। 1857 की क्रांति की जब मैं बात कर रहा था वो वाली बात है। किसान आंदोलन, अलग अलग किसान आंदोलन हुए, ठीक है, राजस्थान में अलग हुए हैं, भारत में अलग हुए। इसमें केवल राजस्थान की बात करेंगे और इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भारत में जो आंदोलन हुए उसकी बात की जाएगी। स्वतंत्रता निर्माण, स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, है ना, राजस्थान के एकीकरण में किसकी अहम भूमिका रही। इट मीन्स कि जैसे हम बोलते हैं कि पहले अलग अलग क्या थी, रियासतें थी। ठीक है, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, है ना। तो हमने क्या करा था भाई, अलग अलग रियासतों को जोड़कर पूरा एक राजस्थान बनाया, है ना। मेवाड़ अलग रियासत थी, हाड़ौती अलग रियासत थी, ढूंढाड़ अलग रियासत थी, मारवाड़ अलग रियासत थी। इस तरह बहुत अलग अलग रियासतें थी। तो इन सबको जोड़कर एक किया गया। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, फिर प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है इसमें। ये राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति की बात है। ये आप देख सकते हैं, मेले त्योहार, कौन सा मेला कहाँ लगता है, त्योहार कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, जन्माष्टमी पूछे, ठीक है, गणगौर पूछे, तीज पूछे तो कौन सा त्योहार शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। अभी जैसे ये अपने गणेश जी की जो चतुर्थी है ये कौन से उसमें बनाई जाती है, आपको एक ही बात बताऊँ, शुक्ल पक्ष की एकमात्र चतुर्थी है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की एकमात्र चतुर्थी है जिसमें त्योहार आते हैं, है ना। राजस्थान संस्कृति परंपरा विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत लोक देवता, पाबूजी मेहाजी लोक देवता जो है हमारे पास, ठीक है, पाबूजी, मेहाजी, हड़बू जी, रामदेव जी, पीपा जी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत के भूगोल की अगर बात करूँ तो भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है भाई, आप देखिए कुछ इस तरह का हमारे, थोड़ा सा गलत हुआ, है ना,
इस तरह का हमारा भारत है। अगर मैं अच्छी तरह बनाता तो और अच्छा बनता। चलो देख ही लेते हैं, आओ। इस तरह बनता, ठीक है। ये रफ पेंटिंग है इसलिए, ठीक है। ये भौतिक स्वरूप कौन सा कहाँ पर है, यहाँ राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ दिल्ली है, इस तरह। ये इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं। ये सब याद होना चाहिए। कौन सी नदी कहाँ पर है, और बांध उस नदी पर कौन से बांध है, ठीक है। कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी लगून झील है, ये सब आपको याद होना चाहिए। वन्य जीव, ये किसकी बात आ गई भाई, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट की बात कर रहा है ये। एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। प्रमुख फसलें, गेहूं के नाम दे देगा, कि जैसे इसने पूछा 3077, ये किसकी किस्म है, राजस्थान 3077, ये किसकी किस्म है। अगर आपको याद होगा तो कर लोगे, ठीक है। कपास की कपास की बात करें, चावल की बात करें, तो ये अलग अलग आपसे नाम पूछ लेगा, जैसे माही सुगंधा, माही कंचन, ये किसकी किस्म है, ये पूछेगा आपसे वो। क्लियर है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछ सकता है, उद्योग, औद्योगिक प्रदेश, ऊर्जा संसाधन। अभी हमारे राजस्थान में गैर परंपरागत और परंपरागत के बारे में पूछेगा। राजस्थान में कौन सा चल रहा है भाई, सोलर एनर्जी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है हमारी, है ना, ठीक है। अच्छा, आपसे जैसे ये अभ्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज, लोएस, ये खनिज के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। राजस्थान में एकमात्र खनिज अभ्रक की ईंटें कहाँ बनाई जाती है, पता है आपको। आप गेस नहीं कर सकते। अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है कहाँ पर भाई, भीलवाड़ा में बनाई जाती है। क्लियर है। आप तो इसको टेक्सटाइल सिटी मानते हो, बट यहाँ पर अभ्रक बहुत अच्छे लेवल पर मिलता है, ठीक है। राजस्थान का भूगोल, इसकी भी जो भौतिक स्वरूप है वो आपको देखना पड़ेगा। राजस्थान का भूगोल का, ये हमारे राजस्थान का भौतिक नक्शा, ये हमारा हाड़ौती प्रदेश हो गया, यहाँ पर हमारा ढूंढाड़ हो गया, ठीक है। यहाँ वागड़ हो गया, यहाँ मारवाड़ हो गया, ये मेवाड़ हो गया। इस तरह अलग अलग है, ये मेवात हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि रियासत थी, और इन सबको जोड़कर एक एकीकरण में हमारा पूरा राजस्थान बना है, ठीक है। अलग अलग इनको नाम देते थे, योद्धे बोलते थे, इसको शिवी बोलते थे। तो ये अलग अलग नाम थे, अलग अलग। ये किस कैसे पता भाई कि राजस्थान की इतनी नॉलेज है, ठीक है। तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। राजस्थान की पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पूरा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कौन सी दशाएं कौन सी है भाई, जलवायु, मानसून, ठीक है। आप एक बात नोट करते होंगे कि राजस्थान का जो ये आधा हिस्सा है, ये वाला किस्सा है भाई, एक तरह से आप इसको बंजर जो बोलते हो, राजस्थान को रेगिस्तान के नाम से जब जानते हो, तो ये वाला हिस्सा इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये कैसा है भाई, रेगिस्तानी इलाका है। और यहाँ पर क्या है, अधिकतर बारिश होती है, ठीक है। तो एक पार्ट में बारिश होती है और एक पार्ट में नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये क्या है ये क्या शो कर रहा है भाई, अरावली की दिशा शो कर रहा है, ठीक है। जो मानसून आता है वो अरावली के पैरेलल होता है, तो वो निकल जाता है। इस तरह आपको पूरा, जब आप तैयारी करोगे तो पूरा समझ में आएगा ये बात, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, वन्य जीव, ये देखिए राजस्थान का एनवायरनमेंट पूछ लिया इसने। मृदाएं, मिट्टी, जिसे हम सोइल कहते हैं, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है वो बताएंगे आपको। कौन सी फसलें होनी चाहिए, जनसंख्या वृद्धि, प्रमुख जनजातियां, धात्विक अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह। राजस्थान पर विशेष बल देके भारतीय राष्ट्र की पॉलिटी, एक तरह से पॉलिटी पूरी राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। कौन राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, ये तो इंडिया की बात हो गई। जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा भाई, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय की बात होगी, राजस्थान के लोक सेवा आयोग, बहुत सारे आयोग है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मानवाधिकार आयोग हो गया, लोकायुक्त हो गया, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया। इस तरह के जो आयोग हैं इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन से आयोग की स्थापना कब हुई, कितने सदस्य होते हैं उसमें, वो सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय सकल घरेलू वृद्धि आय क्या होती है, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, ये अर्थव्यवस्था हो गया। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की खाद्य व्यवसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग। इट मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ ली, तो आधी इकोनॉमिक्स तो आप ज्योग्राफी में कवर कर लोगे और आधी इकोनॉमिक्स किस में, इकोनॉमिक्स सर्वे में। ठीक है, और बचा कुछ इसमें करंट अफेयर्स में। गरीबी, बेरोजगारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसकी बात कर रहा है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, विद्युत धारा, ऊष्मा। ये किसकी बात हो गई भाई, फिजिक्स की बात हो गई है ना। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आएगी। क्लियर है। एनवायरनमेंट भी है इसमें, ये देख सकते हो आप। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में भी थी और साइंस एंड प्रौद्योगिकी में भी। और आपको एक बात बता दूं, एनवायरनमेंट आपके जो करंट अफेयर्स है उसमें भी पूछी जाएगी। ठीक है, तार्किक विवेचन यानी रीजनिंग की बात कर रही है, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में मेकिंग सीरीज के बारे में, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस के बारे में, अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में, पैसेज, कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस। पाँच, एक राम था, राम 5 किलोमीटर नॉर्थ चला, 4 किलोमीटर साउथ चला, फिर 3 किलोमीटर दाएं चला। इस तरह के क्वेश्चन आपसे किस में पूछे जाएंगे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाले में से। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट एक गोला दे देगा, 8 लोग बैठे हैं आमने सामने एक तरफ से मुंह कर कर। ठीक है, वो इसके दाएं बैठा है, वो उसके बाएं बैठा है। इस तरह के क्वेश्चंस किस में पूछे जाएंगे भाई, सीटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाएंगे। इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, मेकिंग जजमेंट वगैरह, लॉजिकल अरेंजमेंट, इससे मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक डायरेक्शन, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि किससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये सब किसकी बात आ रही है, अब ये मैथ्स की बात आ गई। मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। ठीक है, अब हिंदी की बात करते हैं। संधि हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, समास हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द हो गया, विराम चिन्ह हो गया। ये हिंदी का सिलेबस आपके लिए पूरा आ गया। इसमें पत्र और उसके पत्र में जैसे डेट कहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, अगर मुझे इनफॉर्मल पत्र भेजना है तो क्या मैं सर और मैम का यूज़ करूँगा या नहीं करूँगा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, ये देखो शब्द शुद्धि वगैरह। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे उसको बोलते हैं ना, उसको रोको मत जाने दो, उसको रोको मत जाने दो, दोनों वर्ड अलग अलग हो गए। ठीक है, मेरे पास अनेकों आंखें थी, अनेकों नहीं होता, अनेक आंखें होता है। ठीक है, ऑक्टोपस के पास अनेकों आंखें थी। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये शब्द शुद्धि में आते हैं कि क्या इसमें गलती है, इस सेंटेंस में क्या गलती है, वो बताना होता है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल्स, डिटर्मिनेशन, टेंस हो गया, वॉइस एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस हो गया, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आएगा या हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ जाएगा। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम जो मैंने आपको बताया था, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस, लेटर राइटिंग, वही क्वेश्चंस की इसमें लेटर में डेट कहाँ लिखी जाएगी, इनफॉर्मल में सर मैम बोलूँगा नहीं, अर्ध शासकीय और शासकीय पत्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। इट मीन्स कि अगर आप हिंदी की तैयारी अच्छे से करते हैं और इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करते हैं तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही है ना। कंप्यूटर का ज्ञान, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ लेगा, माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस के बारे में पूछ लेगा, MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह के बारे में। ठीक है, समसामयिक की घटना में राजस्थान आ गया, भारत आ गया और अंतर्राष्ट्रीय आ गया, यानी राजस्थान प्लस इंडिया प्लस वर्ल्ड। इन तीनों का जो करंट अफेयर्स होगा वो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं। कोई सा अगर क्रिकेटर है जिसने 3 सेंचुरी लगा दी, फॉर एग्जांपल के लिए कोई अगर क्रिकेटर है जिसने 3 सेंचुरी लगा दी तो वो इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो गया वो व्यक्ति। और अधिकतर के किसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वुमेन्स, वुमेन के। अगर कोई महिला है
ठीक है, जिसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि वो उसमें से आएगा। जैसे हमारे राजस्थान की रूमा देवी है, वो ऑलमोस्ट आती रहती है न्यूज़ में, ठीक है, तो उनका क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ठीक है, खेल कूद वगैरह के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सीईटी का एग्ज़ाम पैटर्न था। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए भाई। ठीक है, आपकी क्या एज होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, मैंने आपको पूरी जानकारी दी। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। लर्न एंड प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।